मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरा एक देवर था। मेरा देवर बहुत धार्मिक, पढ़ा लिखा और हसीन भी था। उसकी शादी हो गई थी। शादी की रात मेरी देवरानी गायब हो गई। हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिली। उसके बाद मेरे देवर की 2 शादियाँ हो गई, लेकिन हर बार शादी की रात के वक्त देवरानी भाग जाती थी। सब परेशान थे। जब मेरे देवर की चौथी शादी की गई और कमरे में कैमरा लगवा दिया। आधी रात को सबने देखा कि हम गांव में रहते थे और हमारे गांव के कच्चे घर और ज़्यादातर गरीब लोग ही रहते थे। हमारे गांव में कुछ साल पहले एक अजीबोगरीब हरकत हुई थी, जिसे आज तक कोई भूल नहीं सका। यह वाकया कोई नहीं भूल सकता। मेरा देवर मोहन बहुत धार्मिक था। मेरा देवर बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। उसकी शादी वाली रात एक अजीबोगरीब हरकत हुई। देवर की शादी वाली रात कोई देवरानी को अगवा करके ले गया और उसके बाद देवरानी कहीं नहीं मिली। कोई नहीं जानता था कि देवरानी कहाँ गई और उन्हें कौन ले गया और कहाँ ले गया। घर वालों ने और देवर ने रो रो कर सब्र कर लिया। इस हरकत को 2 साल गुजर गए और अब सब घर वालों ने देवर की दूसरी शादी कराने का फैसला किया और देवर की शादी एक शिवानी नाम की लड़की से हुई। शिवानी बहुत खूबसूरत लड़की थी और देवर के साथ बहुत खुश रहती थी और मोहन भी बहुत खुश था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही शिवानी अचानक गायब हो गई, जैसे देवर की पहली पत्नी शादी वाली रात गायब हो गई थी। इस बार सब लोग बुरी तरह परेशान हो गए और देवर जी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उसके साथ क्या हो रहा है? मोहन की दूसरी पत्नी ऐसे कैसे गायब हो सकती है? शिवानी के घर वालों और हमारे घर वालों ने मिलकर उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मोहन ने फिर इससे एक हादसा समझकर अपना लिया, लेकिन इस बार गांव वाले ने इसे किस्मत का फैसला नहीं बल्कि उनकी बदकिस्मती समझा और पूरे गांव में मोहन के खिलाफ तरह तरह की बातें होने लगी। शोर मचाने लगा। कोई कहता कि मोहन पर ऊपरी साया है और वही मोहन का घर बसने नहीं दे रहा है, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि मोहन खुद ही अपनी पत्नियों को गायब कर रहा है। मोहन एक पढ़ा लिखा सीधा लड़का था। उनके बारे में ऐसी बातें सोचने की दिल नहीं करता था, लेकिन सच क्या है यह किसी को नहीं पता था। दूसरी पत्नी के गायब हो जाने के बाद मोहन ने सब्र कर लिया। सास जिस जगह रिश्ता लेने जाती थी सब लोग मना करते थे। मोहन ने 4 साल तक शादी नहीं करी, लेकिन 4 साल के बाद हमारे पड़ोस गांव से एक लड़की का रिश्ता आया जिसका नाम तनु था। वो लोग मोहन के साथ होने वाले वाक़ये के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने तनु का रिश्ता मोहन के साथ तय कर दिया। हमारे घर वाले भी काफ़ी डरे हुए थे कि यह रिश्ता भी हाथ से न निकल जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी शादी तय कर दी। शादी में गांव के किसी लोगों ने शामिल होने की ज़रूरत नहीं समझी। तनु मोहन की पत्नी बनकर हमारे घर आ गई। सब खुश थे, लेकिन सबके दिलों में कहीं न कहीं यह डर था कि तनु के साथ भी वह हादसा न हो जाए जो मोहन की पहली पत्नियों के साथ हुआ। तनु बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। उसने मोहन और हम सब को दिल से अपना लिया, लेकिन शादी के 2 महीने बाद उनके कमरे से एक चीख सुनाई दी। जब सब घर वाले तोड़कर कमरे में गए तो वहाँ पर तनु नहीं थी। उसके बाद तनु गायब हो गई और कहीं नहीं मिली। सब घर वाले तनु को ढूंढते रहे, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। और तनु का भी वही अंजाम हुआ जो मोहन की दूसरी पत्नियों का हुआ था। इस वाक़ये के बाद तो गांव वालों को 100% यकीन हो गया था कि मोहन पर ज़रूर कोई ऊपरी साया है, और लोगों ने मोहन से मिलना और बात करना बंद कर दिया। बल्कि गांव के कुछ लोगों ने मिलकर फैसला करा कि मोहन और हम सब को इस गांव से निकाल देते हैं। इस गांव में रहेंगे तो पूरे गांव को मुश्किल में डाल देंगे। तो फिर हम सब को इस गांव से निकाल दिया गया था। हमने अपना पुराना घर बेचकर एक नए गांव में अपना घर ले लिया था और वहीं अपने घर में रहने लगे। हम जिस गांव में शिफ्ट हुए थे उस गांव में गुनगुन नाम की एक लड़की रहती थी। लड़की तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वह 35 साल की थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि 25 साल की लगती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी। गुनगुन और मोहन की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। हम जिस गांव में रहते थे वहां गुनगुन पूरे गांव में बदनाम लड़की थी।
गांव वालों ने गुनगुन के खिलाफ अजीबोगरीब बातें कर रही थी कि जैसे उसके ऊपर काला साया है वगैरह वगैरह। लेकिन गुनगुन सादी और मासूम सी लड़की थी जो पूरे गांव में बदनाम हो गई। गुनगुन के साथ ऐसा इसलिए हुआ था कि उसकी शादी के दूसरे दिन ही गुनगुन का पति एक्सीडेंट में मर गया। वह विधवा होकर अपने घर आ गई। इस वाक़ये के बाद लोगों ने उसे मशहूर कर दिया कि गुनगुन मनहूस, और उसके मनहूसियत की वजह से उसका पति इस दुनिया से चला गया। 1-2 महीने यह बातें करने के बाद उनके बारे में यह बातें करना गांव वालों ने बंद कर दी थी। इसके बाद गुनगुन के घर वालों ने उसकी शादी एक बहुत अमीर घर के लड़के से कर दी। लेकिन किस्मत को शायद यह भी मंजूर नहीं था। वह उसका दूसरा पति दिमाग की नस फटने से मर गया। गुनगुन बेचारी एक बार फिर विधवा होकर अपने घर आ गई। इस बार गांव वालों ने उनको माफ़ नहीं किया। लोगों ने उल्टी सीधी बातें बनानी शुरू कर दी और बेचारी गुनगुन के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी। वह बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख्याल की लड़की थी और इस सब को अपना कसूरवार नहीं समझती थी। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। ज़िंदगी मौत तो भगवान के हाथ में होती है। उस वक्त तो कम से कम मैं गुनगुन के बारे में यही सोचती थी कि इस वाक़ये को 5 साल गुजर गए। फिर बहुत देर तक, फिर बहुत दिनों तक उनको लिए कोई रिश्ता नहीं आया। फिर अचानक एक दूसरे गांव से उसके लिए एक रिश्ता आया और गुनगुन के घर वाले ने फ़ौरन हाँ कर दी कि गांव वालों की बातों की वजह से यह रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए। फिर एक बार गुनगुन की शादी हो गई। यह उनकी तीसरी शादी थी। गुनगुन पूरे गांव में ज़्यादा मशहूर थी, इसलिए मुझे आए दिन गुनगुन की किस्से सुनने को मिलते रहते थे। जब भी गुनगुन के बारे में सोचती तो मुझे उससे हमदर्दी होती। यह जो भी कुछ हो रहा था इसमें गुनगुन का कोई कसूर नहीं था। शायद किस्मत में ही यही लिखा था। एक बार फिर वही हुआ जो होता आ रहा था। गुनगुन का तीसरा पति भी करंट लगने की वजह से मर गया और गुनगुन एक बार फिर विधवा का दाग देकर अपने मम्मी पापा के घर आ गई। इस हादसे के बाद गांव वाले गुनगुन से दूर रहने लगे। जहाँ भी गुनगुन को देखते गली बदल देते, यहाँ तक कि घूम घूम के अपने भाई बहन, अपने माँ बाप भी गुनगुन को मनहूस समझने लगे। जिस तरह सब गांव वालों को मोहन के बारे में यह लगता था कि वह खुद अपनी पत्नियों को गायब करता है, इसी तरह गुनगुन के बारे में भी सबको यही लगता था कि वह खुद अपने पतियों का कत्ल कर रही है। हमारे घर वाले जो कि उस गांव में नए थे, इसलिए गुनगुन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस इतना जानते थे कि गुनगुन के इन पतियों का डेथ हो गई है। हमें भी अपने देवर की शादी कहीं न कहीं तो करनी थी, इसलिए हमारे सास ससुर मोहन का रिश्ता लेकर उनके घर गए। उनके मम्मी पापा पहले से ही गुनगुन को लेकर परेशान थे कि कोई शादी नहीं करता, तो इसलिए वह मोहन का रिश्ता देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने हाँ कर दी। मोहन और गुनगुन की शादी तय हो गई। 3 दिन बाद दोनों की शादी हो गई। वह दोनों एक दूसरे की सच्चाई से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन गांव में सब जानते थे, गुनगुन के बारे में भी और मोहन के बारे में भी। गांव वाले बहुत खुश थे कि वह दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। गुनगुन के 3 पति मर चुके हैं और मोहन की 3 बीवियां भाग चुकी हैं और वह खुश है कि यह लोग आपस में शादी कर रहे हैं। देखते हैं अब पहले कौन मरता है। असली मतलब किस में है, मोहन या गुनगुन में? अब पता चलेगा कि कौन कितना मनहूस है। मोहन और गुनगुन की शादी हो गई। अब देखते हैं कि पहले कौन मरता है, ताकि एक दूसरे की हकीकत का पता चल सके। मोहन शादी के बाद गुनगुन को अपने घर ले आया। गुनगुन जाकर कमरे में बैठ गई और मोहन बाहर में मेहमान के पास चला गया। गुनगुन कमरे में जाकर बैठ गई और उनका इंतज़ार करने लगी। गुनगुन काफ़ी देर तक कमरे में अकेली बैठी मोहन का इंतज़ार करती रही, लेकिन मोहन अंदर नहीं गया। वह काम में व्यस्त था। 3 घंटे बाद जब वह काम से फ्री होकर कमरे में गया, तब उनको इंतज़ार कर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही मोहन को एक अजीब खुशबू का एहसास हुआ हर तरफ से, और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बैठकर गुनगुन घूंघट लिए बैठी थी। मोहन मुस्कुराते हुआ
आगे बढ़ा और गुनगुन के थोड़े फैसले से आकर बैठ गया। गुनगुन का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, आई एम सॉरी गुनगुन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं ज़रा मेहमानों में व्यस्त हो गया था। गुनगुन ने शर्माते हुए नज़र झुका दिया और हल्की आवाज़ में बोली कि चलो कोई बात नहीं, आप देर से ही सही मगर आए तो। गुनगुन की बात सुनकर मोहन मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हैं आप? गुनगुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मोहन ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो ठीक हूँ। और आपका कब तक घूंघट में रहने का इरादा है? क्या घूंघट नहीं उठाएंगी? गुनगुन ने हंसते हुए कहा, ऐसे घूंघट नहीं उठाऊंगी, पहले मुंह दिखाई का तोहफा तो दो। मोहन मुस्कुराया और स्नैपचैट से हीरे की अंगूठी निकालकर गुनगुन को पहना दी। गुनगुन ने चेहरे से घूंघट उतार दिया और फिर दूध का एक गिलास मोहन को दिया। मोहन ने गुनगुन का धन्यवाद किया और दूध उसके हाथ से ले लिया और पीने लगा। लेकिन दूध का एक घूंट लेते ही मोहन को दूध का स्वाद थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और सारा दूध पी लिया। फिर मोहन ने उनका हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट बंद कर दी और वह दोनों एक ही बेड पर सो गए। फिर मोहन ने गुनगुन का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया और फिर मोहन ने मुंह खोला और गुनगुन का हाथ अपने मुंह में डालकर काटने लगा। गुनगुन ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही कि मोहन ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और चीखने से रोक दिया और बड़ी बेदर्दी से अपने मुंह में ले कर खाने लगा। लेकिन गुनगुन के हाथ का गोश्त खाते हुए मोहन को ऐसा लगा जैसे गुनगुन के हाथ से खून नहीं निकल रहा था। गुनगुन के हाथ से खून क्यों नहीं निकलता? गुनगुन ने जल्दी से हाथ छुड़ाया और धक्का देकर बेड के नीचे गिरा दिया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। गुनगुन ने गुस्से से मोहन की तरफ देखा जो कि बेड के नीचे पड़ा था। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम कोई इंसान नहीं हो, एक आदमखोर हो जो इंसान का गोश्त खाता। उसने बौखला कर गुनगुन की तरफ देखा। गुनगुन बोली, तुमने अपनी पिछली 3 पत्नियों को कत्ल करके उनका गोश्त खाया है और उनकी लाशों को गायब कर दिया और लोगों को लगता है कि तुम पर ऊपरी साया है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा भी गोश्त खाओगे? मोहन ने गुनगुन की तरफ देखा जो हंसते हुए उनकी तरफ देख रही थी। फिर मोहन ने बौखलाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानती हो? गुनगुन घूरते हुए मोहन की तरफ देखी और कहने लगी थी, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ और अगर तुम्हें पता चल जाए मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। मोहन गुनगुन की बात सुनकर हैरान हुआ और काटते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा है? देखो गुनगुन, मैं जानता हूँ तुम कोई इंसान नहीं हो, सच सच बताओ तुम कौन हो? गुनगुन जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा कि तुमने ठीक सोचा, मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम एक चुड़ैल के हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हो। आज तक तुमने अपनी 3 पत्नियों को मारा है, लेकिन अफसोस आज तुम्हारी छोटी पत्नी के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुनगुन का रंग बदलने लगा। वह एक खूबसूरत लड़की से एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े दांत बाहर आ गए, उसके मुंह से खून टपकने लगा। उसे देखकर मोहन एक पल के लिए डर गया, तो फिर संभल कर बोला कि अगर मैंने अपनी 3 पत्नियों को मारकर उनका गोश्त खाया है तो तुम कौन सी दूध की धुली हो? तुमने भी अपने 3 पतियों को मारकर उनका खून पिया है, लेकिन याद रखना तुम मेरा खून कभी नहीं पी सकोगी। वह चुड़ैल मोहन की बात सुनकर हंसती हुई बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए की है? मैंने तो शादी तुम्हारा खून पीने के लिए की है। जैसे मैंने अपने बाकी पतियों का खून किया, ऐसे ही मैं इंसान का खून पीकर ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे जिस्म में शैतानी ताकत आ जाएगी और आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। मोहन गुस्से से खड़ा हुआ और गुनगुन उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मोहन ने गुनगुन को जोर से धक्का दिया और गुनगुन फर्श पर जाकर गिर पड़ी। मोहन गुस्से से बोला, तुम सोच रही हो कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी ताकत मुझसे ज़्यादा है? मत भूलो कि मैं भी अपनी 3 पत्नियों को मार कर जिंदा खाया है।
मैं एक आदमखोर हूँ और तुमने एक आदमखोर से पंगा लिया है। चुड़ैल, अब तुम खौफनाक मौत मरोगे। यह कहकर मोहन ने चुड़ैल के बाल पकड़े और चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून मोहन पर मारने लगी। वह दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। फिर मोहन ने चुड़ैल को जोर से धक्का दिया और उस चुड़ैल ने जब उठकर मोहन को मारा, मोहन ने फ्री होकर फर्श पर गिर पड़ा। फिर वह चुड़ैल लंबे लंबे नाखून के साथ मोहन की तरफ बढ़ी और मोहन के जिस्म पर बैठ गई। फिर उस चुड़ैल ने अपने दांत मोहन के पेट पर रखा और मोहन को काटने लगी। मोहन ने एक जोरदार चीख मारी और उस चुड़ैल के बाल पकड़ लिया और हिम्मत करके खड़े हुए और उस चुड़ैल को मारने लगे। और फिर मोहन ने उसे पकड़ा और बेड पर गिराया और उसने अपने दांत चुड़ैल की गर्दन पर रखे और चुड़ैल को काटने लगा। उस चुड़ैल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और मोहन का हाथ पकड़कर अपने मुंह में लिया और काटने लगी। चुड़ैल ने इतनी जोर से मोहन का हाथ काटा कि मोहन का हाथ जिस्म से अलग होकर गिर गया। मोहन और चुड़ैल 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। कभी मोहन उस चुड़ैल को काटता तो कभी वह चुड़ैल मोहन को मारने लगी थी। वह दोनों आपस में लड़ते रहे। लड़ते लड़ते दोनों थक गए। मोहन ने आखिर में एक कैंची उठाकर उस चुड़ैल के सर पर मारी और वह चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मोहन लड़ते लड़ते खुद भी थक चुके थे, इसलिए खुद भी वहां गिर पड़े। मोहन के जिस्म से हर तरफ खून निकल रहा था और उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह खून को रोक पाते या किसी को आवाज़ देकर कमरे में बुलाता। देखते ही देखते उसका ज़्यादा खून बहने की वजह से वह मर गया। वह दोनों आदमखोर और चुड़ैल उसी कमरे में पड़े रहे। अगली सुबह घर वालों को उनकी लाशें मिली, लेकिन गांव वालों की आदमखोर और चुड़ैल से जान छूट गई। यह हमारे गांव का सबसे भयानक और अजीबोगरीब वाक़या था, जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका। और हम आज भी आदमखोर और चुड़ैल की यह कहानी सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन यह पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग यह सोच रहे हैं कि वह दोनों जब कमरे में लड़ते रहे हैं तो गांव वालों को इस बात का कैसे पता चला, क्योंकि वह दोनों मर गए थे। जाहिर है उन दोनों में से किसी ने तो इस बात को नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, दरअसल गांव वालों ने मिलकर गुनगुन और मोहन के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे, ताकि पूरे गांव को उन दोनों की हकीकत पता चल सके। उन दोनों की लड़ाई और सारी बातें की रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए उन दोनों की कहानी पूरी दुनिया को पता चल गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।